ये आखिरी जंग है इंसानियत के सबसे बड़े हीरोज और उनके राक्षसी दुश्मन के बीच। लेकिन इस बार हम किसी ओवरपावर्ड हीरो को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस बार हमारा प्रोटैगनिस्ट है एक साधारण फुट सोल्जर जो बस अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। जैसा कि उसकी किस्मत है, एक तेज लेजर सीधे उसके सीने के आर पार हो जाती है। वार इतना घातक होता है कि वो कोई विरोध भी नहीं करता, बस उसे गुजर जाने देता है और वहीं पर उसकी कहानी खत्म हो जाती है। अपने आखिरी पलों में वो चारों तरफ नजर डालता है। उसके साथी सैनिक मरे पड़े हैं, बैटलफील्ड पर बिखरे हुए। और जहां तक इन महान हीरोज की बात है, वो तो अभी भी इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन लिक्विडेटर से लड़ रहे हैं। उन हीरोज में 4 बहादुर वॉरियर्स हैं। हर एक की अपनी अलग क्वालिटीज और फ्लैशी पावर्स है। और फिर है हमारे जैसे लोग, फुट सोल्जर्स, जिन्हें सिर्फ बलि का बकरा बना दिया गया है। ये लोग तो बस किसी गेम के एनपीसीज जैसे हैं, जो कोने में खड़े रहते हैं, जिनकी कोई डायलॉग नहीं होती, जिनका काम बस मरना है। उसे खुद पर अफसोस होता है, सोचता है कि उसने इस युद्ध में कितना कम योगदान दिया। काश उसके पास भी कोई टैलेंट होता। लेकिन जिन हीरोज को हम इतना पावरफुल मानते हैं, वो भी लिक्विडेटर के सामने कुछ नहीं। वो उन्हें ऐसे काटता है जैसे खीरे काटे जाते हैं, सिर्फ एक वार और सभी हीरोज खत्म। असल में वो दैत्य तो अब तक सिर्फ खेल रहा था। इंसानियत की किस्मत अब तय हो चुकी है। कम से कम ग्रेली तो यही सोचता है। तभी उसे याद आता है कि उसका दिल तो पहले ही टुकड़ों में बंट चुका है, फिर भी वो मरा नहीं है। अगले ही पल वो खुद को खंडहरों के बीच खड़ा पाता है। उसके सामने खड़ा है एक सर्वशक्तिमान प्राणी जो बिना कोई कॉन्टेक्स्ट दिए बस खड़ा है। वो रहस्यमयी व्यक्ति बताता है कि ग्रे का शरीर अब ठीक हो चुका है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसने खुद ही अपने आप को ठीक किया है, उन पावर से जो उसके अंदर पहले से छुपी हुई थी। वो एंटिटी आगे बताता है कि ग्रे असल में लिक्विडेटर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, वही दरिंदा जिसने हीरोज को सुअरों की तरह मार डाला। लेकिन एंटिटी को यकीन नहीं कि ग्रे उस ताकत को संभाल भी पाएगा या नहीं, इसलिए वो उसे अपने पावर्स का थोड़ा हिस्सा दे देता है, बस इतना कि वो लिक्विडेटर को हरा सके। दुनिया में वापस लौटते ही ग्रे की तलवार रहस्यमयी एनर्जी से घिर जाती है। वही एनर्जी जो उसे उस सर्वशक्तिमान प्राणी ने दी थी। बिना समय गवाए वो इस ताकत को आजमाता है, ये देखने के लिए कि ये सच में काम की है या सिर्फ दिखावा। और ये ताकत सच में दमदार होती है, इतनी ज्यादा कि लिक्विडेटर खुद उसकी ताकत की तारीफ करता है। लेकिन ये अब भी काफी नहीं है। ग्रे फिर से वार करता है और फिर से बैम, उसे बीच से काट दिया जाता है। 2 टुकड़ों में खून बह रहा है। लेकिन लिक्विडेटर फिर से उसकी तारीफ करता है, कहता है कि ग्रे पहला इंसान है जिसने उसे अपनी पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन लिक्विडेटर को अभी एक और झटका लगना बाकी है। ग्रे अभी खत्म नहीं हुआ है। वो काली एनर्जी अब भी उसे ताकत दे रही है। उसका नीचे का हिस्सा जो 1 सेकंड पहले तक गायब था, अब डार्क एनर्जी से बन चुका है। भाई पूरा ब्लैक क्लोवर मोड में चला गया है। उसकी तलवार अब एक विशालकाय रूप ले चुकी है। लिक्विडेटर को अब लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वो एक हनीकॉम्ब शील्ड खड़ा करता है अपनी सुरक्षा के लिए। ग्रे अब इंसान नहीं लग रहा। वो अपनी भारी तलवार के साथ गिरता है और उसका वार इतनी जबरदस्त टक्कर देता है कि हवा में झटके दौड़ जाते हैं। शील्ड टुकड़ों में बिखर जाता है और मिस्टर कॉकी को पूरा वार झेलना पड़ता है। अब वो सच में सोच रहा है, क्या वो किसी इंसान से लड़ रहा है या किसी और चीज से? ग्रे भी यही सवाल खुद से कर रहा है। लेकिन अभी सिर्फ लड़ाई मायने रखती है। और हां, ये राक्षस बेहद टफ है। लेकिन ग्रे अब ठान चुका है कि वो इसका हिसाब करेगा और इसको खत्म करके ही दम लेगा। एक और वार और इस क्रीपी चीज से सुनहरी खून की धार बन निकलती है। लिक्विडेटर अब अगली लेवल की टेक्निक निकालता है। सेलेस्टियल विंग्स उग आते हैं और अब वो समय से भी खिलवाड़ कर रहा है। दिन रात में बदल जाता है
और चांद किसी देवता की आग की तरह चमकता है। ग्रे मानता है इंप्रेसिव है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो डरे। वो पूरी स्पीड में एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है, सीधा लिक्विडेटर की गर्दन पर। लेकिन तलवार पियर्स नहीं करती। फिर से कोई अजीब शील्ड है। अब वो कुछ बकवास बोलने लगता है जो समझ के बाहर है। कहता है इस प्लेन ऑफ ट्रू डस्क में कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। ग्रे से कहता है कि ऊपर देखो और देखो कितनी गहराई में हो। हमारा लड़का ऊपर देखता है और एक चमकती हुई सितारे जैसी चीज देखता है, बहुत तेज रोशनी के साथ। फिर बूम, वो चीज एक मीटियोर की तरह गिरती है और ग्रे को मिट्टी में मिला देती है। लिक्विडेटर विजयी खड़ा है, उस क्रेटर को घूरते हुए जो ग्रे ने छोड़ा था। लेकिन शुक्र है वो रहस्यमयी एंटिटी फिर से आती है और सब कुछ रिवाइंड करके ग्रे को फिर से पास्ट में भेज देती है, सिर्फ एक मिशन के साथ, दुनिया को बचाना। वैसे उस रहस्यमयी आदमी का नाम है क्रोनोस। लगता है उसका और लिक्विडेटर का कोई पुराना हिसाब है, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि क्या। खैर, अब कट करते हैं ग्रे की ओर, जो अपनी रिग्रेशन के ठीक बाद आंखें खोलता है। एक शांत हरा भरा इलाका है, एकदम फोटोजेनिक। पता चलता है वो अपने गांव रीनेडो विलेज में है। ना सिर्फ उसका गांव, बल्कि वो जगह उसी का पास्ट वर्जन है। ग्रे अब लगभग 15 साल पीछे पहुंच चुका है। लगता है क्रोनोस ने अपना वादा निभाया। ग्रे को वाकई में वापस टाइम में भेज दिया गया है ताकि वो दुनिया को बचाने का एक आखिरी मौका पा सके। अचानक उसके हाथ में तेज जलन सी होने लगती है। जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसे अपने कलाई पर पट्टियां और घाव नजर आते हैं। अब जब वो सोचता है तो याद आता है कि यही वो समय था जब वो बेल्डर और उसकी गैंग के लिए बस एक पंचिंग बैग हुआ करता था। लेकिन अब जब उसे जिंदगी का एक और मौका मिला है, तो अगर वो फिर से उन्हीं से पिटता रहा तो ये बहुत ही पैथेटिक होगा। फिर भी वो इन गुंडों से सीधे भिड़ नहीं सकता। उसकी ताकत फिलहाल उनके मुकाबले कुछ भी नहीं। अब तो लिक्विडेटर को हराना भी किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन फिलहाल उसे ये तय करना होगा कि इन बुली से कैसे निपटे, वरना वो फिर से वही दुख झेलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी किस्मत में कभी राहत नहीं लिखी, या शायद है तभी उसे वही लोग मिल जाते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा डरता है। और हां, वो बेल्डर और उसकी पूरी गैंग है, क्योंकि आजकल वो लोग बोर हो रहे हैं तो हमारे बंदे को ढूंढ निकाला है ताकि फिर से अपनी ओल्ड स्कूल बुलिंग जारी रख सके, जैसे ये कोई नया धर्म हो उनका। वो लोग एक तलवार उसके पैरों के पास फेंकते हैं और उसे उठाने का आदेश देते हैं। हमारा बंदा उस तलवार को घूरता है, थोड़ा क्लूलेस, क्योंकि उसे अभी भी याद नहीं आ रहा कि ये लोग करने क्या वाले हैं। आखिर 15 साल हो चुके हैं, यादें थोड़ी धुंधली हो गई है। बेल्डर को लगता है कि ग्रे जानबूझकर अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा है, तो वो बड़े प्रेम से उसे याद दिलाता है उनके मॉक बैटल्स की। ग्रे जल्दी से उन्हें टालने की कोशिश करता है, अपने घायल हाथ की ओर इशारा करके कहता है कि वो थैंकफुल है इनविटेशन के लिए, लेकिन अफसोस उसका जख्म अभी तक भरा नहीं है। लेकिन लगता है वो लोग पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक ग्रे तलवार उठाकर मुकाबला न कर ले। वो लोग ये तक भरोसा दिलाते हैं कि तलवारें बिल्कुल ब्लंट है, इसलिए चोट लगने का कोई चांस नहीं है। ग्रे को फिर भी ऐसा लग रहा है कि चोट लग सकती है, क्योंकि चाहे तलवार ब्लंट हो, लेकिन लोहे का टुकड़ा ही तो है। एक गलती और सीधा स्वर्ग का टिकट। और सही भी है, एक हल्की सी चोट भी अगर गलत जगह लगे तो आदमी जमीन पर तड़पता रह जाए। लेकिन इन लोगों को ग्रे की लॉजिक समझ नहीं आ रही। बेल्डर अपनी स्टांस लेता है, वार करने को तैयार। उसे ग्रे का ना सुनना बर्दाश्त नहीं होता, तो वो एक गुस्सैल सांड की तरह उस पर चार्ज करता है। ग्रे को तलवार उठाने का टाइम तो मिला, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। बेल्डर उस पर टूट पड़ा है। ग्रे को यह सब रिडिकुलस लगता है। मॉक बैटल कह रहे हो, लेकिन हमला ऐसे कर रहे हो जैसे अपनी मां से गुस्से में हो। तभी ग्रे को कुछ याद आता है। एक मिलिट्री डॉक्टर ने कभी कहा था
कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप कभी इसलिए नहीं सुधरी क्योंकि बचपन में उसे एक सीरियस इंजरी लगी थी। अब जब वो सोचता है तो शायद यही वो इंजरी थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी और उसे हमेशा के लिए कमजोर बना दिया। बेल्डर अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन ग्रे ब्लर होकर एकदम निंजा जैसी फुर्ती से बच जाता है। खुद ग्रे भी हैरान है कि उसने ये कैसे डॉज कर लिया। बेल्डर के चेहरे पर इरिटेशन साफ झलकता है। ग्रे की एजिलिटी देखकर वो चिढ़ जाता है, एक और वार करता है, लेकिन ग्रे फिर से बच जाता है। फिर एक तेज स्ट्राइक करता है उसके पैरों की ओर, लेकिन ग्रे बड़ी आसानी से उसे भी अवॉइड कर लेता है। बेल्डर अब पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह ग्रे को टैग कर सके, एकदम प्यासे शिकारी की तरह। लेकिन ग्रे तो कोकेन पर गए निंजा जैसा है, एकदम बेफिक्र, तेज और अनचिबल। पहले ग्रे को लगा था कि बेल्डर स्लो हो गया है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि स्लो तो बेल्डर नहीं हुआ, वो खुद फास्ट हो गया है। भाई लिटरली हर वार को ऐसे डॉज कर रहा है जैसे रेंट बकाया हो। बेल्डर की गैंग भी अब मानने लगी है कि कुछ अलग हो रहा है। ग्रे अब वही पुराना ग्रे नहीं है। शरीर भले वैसा न हो, लेकिन उसके पास हर एक लड़ाई की मेमोरीज है। वो एक्सपीरियंस अब उसके अंदर मैप्ड है और उसका शरीर अब ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। उसे ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ रही। डॉज करना अब आदत बन चुकी है। फिर ग्रे तलवार उठा लेता है ताकि ये मॉक बैटल आगे चल सके, जो अब ज्यादा मॉक जैसी नहीं लग रही। बेल्डर अपनी ईगो में डूबा हुआ है। उसे लगता है कि वो ग्रे को अपनी ब्लंट तलवार से कुचल देगा, लेकिन ग्रे अब तंग आ चुका है। वो पहली बार अपनी तलवार घुमाता है एक जोरदार झटके से, और बेल्डर के हाथ में झंझनाहट फैल जाती है। बस यही दिखाता है कि बेल्डर असल में कितना कमजोर है। ग्रे को सच कहूं तो शर्म आ रही है कि वो इतने कमजोर इंसान से लड़ रहा है, लेकिन साथ ही उसे लगता है कि बेल्डर किसी भी दया के लायक नहीं है। वो वही इंसान है जिसने ग्रे को सताया, उसका भविष्य छीन लिया और उसे इतना दर्द दिया। तो अब पूरी इज्जत के साथ ग्रे उसे उसकी ही दवाई चखाएगा। अगले ही मूव में ग्रे आसानी से बेल्डर के हाथ से तलवार छीन लेता है और उसे बिना हथियार के छोड़ देता है। बेल्डर अब बस बेइज्जती महसूस करता है। ग्रे को अब समझ आता है ये बंदा उससे भी ज्यादा घटिया है जितना उसने सोचा था। वो एक ताना मारता है बेल्डर की तलवारबाजी पर, कहता है कि एक ही वार में उसकी तलवार उड़ गई। वैसे भी हथियार छिन जाना कोई बड़ी बात नहीं। बेल्डर खुद ही तो कह रहा था कि ये ब्लंट ब्लेड्स लड़ाई के लिए पूरी तरह सेफ है। ग्रे अब लिटरली पागल हो गया है। तलवार को इतनी तेजी से घुमा रहा है कि वो बेल्डर की स्किन तक काट देती है। खून बहने लगता है। जैसे ही ये सब सच लगने लगता है, बेल्डर के पैरों से जान निकल जाती है और वो घुटनों के बल गिर जाता है। वेट अ मिनट, ग्रे को भी झटका लगता है। वो तो सोच रहा था कि ये ब्लंट ब्लेड है, तो फिर खून कैसे निकला? जब वो तलवार को देखता है कंफर्म करने के लिए, तो पता चलता है कि हाँ, ये वाकई में ब्लंट है। अगर ये शार्प स्वॉर्ड होती तो शायद ये आदमी अब तक मारा जा चुका होता। अब हम करंट सिचुएशन से ध्यान नहीं हटाते। ग्रे बड़ी सटीकता से अपनी तलवार घुमाता है, बेल्डर के कई दांत तोड़ देता है और उसकी नाक से खून की नदियां बह रही होती है। मेरा बंदा उस कमीने के ऊपर खड़ा होता है। उसके अंदर जिंदगी भर के लिए डर बैठा देता है। ये हमेशा मजेदार होता है जब घमंडी रोने वाले कायरों में बदल जाते हैं। लगता है बेल्डर के लिए इतना काफी था कि वो जिंदगी भर के लिए हम्बल हो जाए, पर लगता है मैंने ज्यादा जल्दी बोल दिया। ये कमीना अभी भी नहीं सुधरा। वो अपने गुर्गों को हुक्म देता है कि ग्रे की धुनाई करो जब तक वो पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। गुर्गे आगे बढ़ने में हिचकिचाते हैं। साफ वजह है, उन्होंने अभी अभी अपने बॉस को कुत्ते की तरह पिटते देखा है, तो उन्हें भी वही हालत करवाने का कोई शौक नहीं है, जबकि वो ये हालत अवॉइड कर सकते हैं। उनमें से एक सजेशन देता है कि अगर एक साथ हमला करें तो ग्रे को हराया जा सकता है। तीनों झट से एक्शन में आ जाते हैं और हर डायरेक्शन से हमारे बंदे को घेर लेते हैं।
ग्रे फिर भी हमेशा की तरह शांत रहता है। अगर इन लोगों को मरने की इतनी जल्दी है तो मेरा बंदा पूरी तरह रेडी है। सब उस पर एक साथ हमला करते हैं, उसे यही खत्म करने की मंशा से। शुरुआत में ग्रे को इन भिखारियों के लिए थोड़ी दया आई थी और उसने उन्हें बख्शने का सोचा था, लेकिन अब ये लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक सबक न मिल जाए। इसलिए अब ग्रे उन्हें वही देता है जो ये सच में डिजर्व करते हैं। थोड़ी ही देर में उनके चेहरे बबून की पिछली तरफ जैसे दिखने लगते हैं, जैसे किसी ने बिना दया के चेहरों की मालिश कर दी हो। एक बार फिर ग्रे को हंसी आती है कि यही रोते हुए इमोजीज जैसे लोग कभी उसका सबसे बुरा सपना हुआ करते थे। उसे याद आता है कि ये गुंडे अभी भी सीरिया के स्वॉर्ड्समैनशिप डोजों के स्टूडेंट्स हैं। बेल्डर मानता है कि हां, वो उसी डोजों के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से नहीं जा रहे, क्योंकि ये सॉगी बिस्किट्स खुद को पहले से ही पावरफुल समझते हैं। और अगर यही पावर है तो फिर लेवल कितना लो है। ग्रे को डोजो से ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन उसे उस डोजो में शामिल होने में इंटरेस्ट है और वो चाहता है कि ये गून्स उसे रेफरल दे। बेल्डर मना कर देता है क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता कि उसका मास्टर क्या रिएक्शन देगा जब उसे पता चलेगा कि बेल्डर की ऐसे पिटाई हुई है। ग्रे को पता है ऐसे लोगों से कैसे डील करना है। वो बस अपनी तलवार घुमाता है, बस इशारे में, ताकि ये लोग समझ जाएं कि अगर नहीं माने तो क्या अंजाम हो सकता है। मजेदार बात यह है कि ये छोटा सा धमकी भरा इशारा ही काफी होता है। बेल्डर इतना हम्बल हो जाता है कि उसकी चाल चीता से भी तेज हो जाती है। वो लिटरली दौड़ लगाता है डोजो पहुंचने के लिए, अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर। थोड़ी देर बाद वो लोग टाउन में दाखिल होते हैं। चलते चलते बेल्डर ग्रे से पूछता है कि उसे डोजो ज्वाइन करने में इंटरेस्ट क्यों है। टर्न्स आउट उस डोजो के पास एकेडमी के लिए एक रेकमेंडेशन स्लॉट है। हमारा बंदा इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे यकीन है कि बेल्डर अब मैच्योर हो चुका है और समझ चुका होगा कि उसका मेन गोल क्या है। उनमें से एक पूछता है कि जब ग्रे इतना पावरफुल है तो उसे एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत ही क्या है। लिटिल डू दीज नो कि मेरा बंदा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं रखता। उसके पास अपनी अलग डेफिनेशन है इनफ की। उसे साफ याद है वो दिन जब पूरी इंसानियत के हीरोज एक पल में स्लॉटर हो गए थे, और वो थे दुनिया के सबसे स्ट्रांग लोग। हीरो तो छोड़ो, ग्रे खुद उस बंदे को एक खरोंच तक नहीं दे पाया था, डिस्पाइट हैविंग सम मिस्टीरियस डार्क पावर्स। सिर्फ भगवान को ही पता है कि उस आदमी को हराने के लिए कितनी पावर इनफ होगी। तब ग्रे पूरी तरह होपलेस नहीं था, क्योंकि जब उसने वो बैडेस्ट डार्क पावर्स पाई थी तो उसे लगा था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो उसे पीछे खींच रहा था वो था उसका कमजोर स्वॉर्ड्समैनशिप। वो कुछ बेसिक ट्रिक्स पर रिलाय कर रहा था जो उसने स्वॉर्ड सेंट से सीखी थी। काश उसने भी उतनी ही मेहनत की होती स्वॉर्ड्समैनशिप में जितनी स्वॉर्ड सेंट ने की थी, तो शायद वो अकेले ही वो बैटल जीत जाता। शायद यही वजह है कि क्रोनोस ने उसे यहां भेजा है, ताकि वो अपनी एज ग्राइंड करे जब तक वो दोबारा उस मिस्टीरियस डार्क पावर को यूज करने के लायक न बन जाए। थोड़ी देर बाद हम उस मास्टर से मिलते हैं जिनके बारे में गुंडे बात कर रहे थे। पूरा ग्रुप डांट खा रहा होता है क्योंकि उन्होंने एक आम इंसान से लड़ाई की थी और फिर भी बुरी तरह हारे। ये इंटिमिडेटिंग औरत कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड्समैनशिप डोजों की इंस्ट्रक्टर सीरिया होती है। बेल्डर सफाई देने की कोशिश करता है कि वो किसी को बुली नहीं कर रहे थे, वो तो सिर्फ एक मॉक बैटल थी। पर इस झूठ की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है कि एक ही वार में उसे मून की यात्रा मिल जाती है। उसके गुर्गे कांपने लगते हैं। बस यही दुआ करते हैं कि किसी तरह आज का दिन बच जाए। पर डरने की जरूरत नहीं दोस्तों। जो स्टंट सीरिया ने मारा वो तो सिर्फ एक छोटा सा लेसन था इन फूल्स के लिए। अगर वो बिना हथियार वाले पर हमला मॉक बैटल मानते हैं तो सीरिया का हमला भी मॉक बैटल ही है। वो अपनी तलवार बेल्डर के बदसूरत चेहरे के सामने तानती है और उसे डोजो से तुरंत निकाल देती है। सिर्फ उसे नहीं, उसके सारे गुर्गों को भी निकाल देती है। इस ह्यूमिलिएशन के बाद वो पथेटिक गून्स अपने पथेटिक लीडर को लेकर
पैथेटिकली बाहर चले जाते हैं। सीरिया तुरंत घूमती है, घुटनों पर बैठती है और अपने नए रिक्रूट से माफी मांगती है कि उसके पुराने स्टूडेंट्स ने उसे परेशानी दी। ग्रे माफी को टाल देता है और वापस काम की बात पर आता है। सीरिया ने सुना है कि वो एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन चाहता है और ग्रे भी अफर्म करता है। चूंकि बेल्डर और उसकी सेकंड रेट टीम ने उसे बहुत परेशान किया है, वो उसे रिकमेंडेशन देने को तैयार है, लेकिन उससे पहले वो चाहती है कि ग्रे अपनी वर्थ साबित करे। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, हाथ में वुडन स्वॉर्ड होते हैं। सीनियर होने के नाते वो उसे पहले वार करने का मौका देती है और इसी के साथ शुरू होता है घातक वारों का सिलसिला। उनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि बस सिलुएट्स की ट्रेल्स पीछे रह जाती है। इस दौरान सीरिया अपना काम करती है, ग्रे की कैपेबिलिटीज को असेस करती है। उसे पता चलता है कि ग्रे की स्वॉर्ड्समैनशिप उसके एज के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल है। ऐसा लगता है जैसे वो कई लड़ाइयां लड़ चुका है। अब समझ आता है कि वो बेवकूफ लोग एक अकेले बंदे से क्यों पिटे। ग्रे का स्टाइल ज्यादातर सेल्फ टॉट है, लेकिन कभी कभी उसकी स्वॉर्ड प्ले एकेडमी के टाइप की लगती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद किसी ने उसे सिखाया हो। हालांकि उसकी टेक्निक अभी भी थोड़ी रॉ है, लेकिन एक बात तय है, उसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है, जो बस तराशे जाने का इंतजार कर रहा है। सीरिया को अब लगने लगता है कि उसे सच में मिट्टी में छुपा हीरा मिल गया है। वो उसका आकलन कर चुकी होती है और अब इस मॉक बैटल को खत्म करने जा रही होती है अपने आखिरी वार से। ग्रे खुद को तैयार करता है और बिना किसी एफर्ट के उसका वार पैरी कर देता है। ये मैकाब्रा डांस दोबारा शुरू हो जाता है। ब्रो लिटरली हर एक वार को ऐसे पैरी कर रहा होता है जैसे उसे डैमेज से एलर्जी हो। इससे वो औरत परेशान होने लगती है। ग्रे की तरफ से हेजिटेशन की कमी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भी अटैक उसकी स्टांस को हिला नहीं सकता। यहां तक कि वो खुद से अननॉड महसूस करने लगती है कि एक मॉक बैटल में भी उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। वो इतनी ओवरवेल्म्ड हो जाती है कि थोड़ी देर के लिए डर भी महसूस करने लगती है। ग्रे का चेहरा उस पल में किसी डीमोनिक एंटिटी जैसा लगने लगता है, जो कुछ बहुत बड़ा अनलीश करने वाला हो। ग्रे का आखिरी स्विंग वाइल्ड था, लेकिन उस पागलपन भरे वार के बाद ग्रे थकने लगता है और उसकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। वो औरत उसे सल्किंग देखती है और इसे उसकी डिफेंस में वीकनेस समझ लेती है। वो एक फाइस्टी कैट की तरह उस पर झपटती है, लेकिन खुद चेकमेट हो जाती है। वर्जिल की किसी और यूनिवर्स की बेटी खुद शॉक्ड रह जाती है। जैसे ही उसने सोचा था कि अब उसने विनिंग मूव पा लिया है और ग्रे को गिरा देगी, टेबल्स टर्न हो जाते हैं। वुडन स्वॉर्ड का टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर गिरता है और ग्रे खुद थोड़ी देर के लिए स्टन रह जाता है। उसे लगता है कि वो फिर से उसी डार्क पावर से जुड़ गया है जो उसे लिक्विडेटर के साथ लड़ाई में मिली थी। अब जबकि उसने उस पावर की एक झलक फिर से इस्तेमाल की, ये बात साबित हो जाती है कि रिग्रेशन के बाद भी वो पावर्स अब भी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन तभी होता है कुछ भयानक। उस पावर का असर इतना दर्दनाक होता है कि ग्रे घुटनों के बल गिर जाता है। वो खुद को खड़ा भी नहीं रख पाता। सारिया उसकी हालत देखकर हैरान हो जाती है और उसकी मदद करना चाहती है। ग्रे, जो अब भी अपने विचारों में डूबा है, ये महसूस करता है कि उसका शरीर अभी भी उन एबिलिटीज को सही से इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है, भले ही उसका शरीर कांप रहा हो। वो सारिया से कहता है कि वो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि वो ठीक नहीं है। उसके लिए अब एबिलिटीज का स्मार्ट और एफिशिएंट इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो गया है। वो सोचता है कि शायद उसे सारिया को अपनी पावर्स के बारे में सच बता देना चाहिए, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कौन उसकी बातों पर विश्वास करेगा। और वैसे भी वो अभी अपनी पावर्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो एक इनोसेंट सा एक्सक्यूज बना देता है कि उसने खुद को ओवर एक्सर्ट कर दिया। लेकिन सारिया को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि ये एक्सक्यूज पूरा का पूरा बेवकूफी भरा है। वो सोचती है कि जब दोनों डल वुडन सोर्ड से लड़ रहे थे,
तो ग्रे उसका स्वॉर्ड कैसे तोड़ सकता था? सारिया इतनी समझदार होती है कि उसे पता चल जाता है कि ग्रे कुछ छुपा रहा है। वर्जल की बेटी अपने टूटी हुई तलवार का हिस्सा उसकी तरफ पॉइंट करती है। ग्रे पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसके रिएक्शन से साफ जाहिर है कि वो फिलहाल कुछ भी बताना नहीं चाहता। सारिया उसका फैसला रिस्पेक्ट करती है और पूछती है कि उसने रॉयल एकेडमी की रिकमेंडेशन लेने में इंटरेस्ट क्यों दिखाया। ग्रे बताता है कि उसने सुना था कि वो इसमें उसकी मदद कर सकती है। सारिया इस बात को नकारती नहीं, बल्कि कहती है कि सिर्फ अपनी अथॉरिटी से वो उसे रॉयल एकेडमी ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप की रिकमेंडेशन दिला सकती है, जो कि उनके देश की सबसे बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन फिर एकदम से प्लॉट ट्विस्ट आता है। सारिया कहती है कि वो उसे रॉयल एकेडमी के लिए रेकमेंड नहीं करेगी क्योंकि ग्रे उस एकेडमी के लायक नहीं है। उसकी ये कोल्ड सी बात ग्रे के दिल को किसी तलवार से ज्यादा चुभती है। ग्रे खुद पर डाउट करने लगता है और मान लेता है कि वो सच में बहुत कमजोर है। उसे लगता है कि उस फाइट में उसका फाइनल अटैक ही एकमात्र इंप्रेसिव चीज थी। लेकिन सारिया अभी खत्म नहीं हुई है। वो कहती है कि रॉयल एकेडमी की बजाय ग्रे को वर्ल्ड यूनियन एकेडमी जाना चाहिए। ये सुनकर ग्रे को ऐसा झटका लगता है जैसे उसे ट्रक ने टक्कर मार दी हो और वो किसी इसेका में चला गया हो। रॉयल एकेडमी भले ही उनके देश की सबसे अच्छी एकेडमी हो, लेकिन वर्ल्ड यूनियन एकेडमी पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन मानी जाती है, स्वॉर्ड मास्टरी की अल्टीमेट जगह। ग्रे स्पीचलेस रह जाता है क्योंकि ये वही मैजिक एकेडमी है जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल स्क्वाड बनाए हैं, जिनमें स्वॉर्ड सेंट एमी भी शामिल है। वो सारिया से पूछता है कि क्या वो सच में इस महान इंस्टीट्यूशन में जाने के लायक है, लेकिन सारिया उसके एक्सपेक्टेशंस तोड़ देती है। कहती है कि जैसे वो अभी है वैसे तो उसके पास उस एकेडमी का दरवाजा देखने का भी कोई चांस नहीं है। सारिया को पता है कि ग्रे खुद भी अपने कमजोर शरीर को लेकर सचेत है। रॉयल एकेडमी के लिए तो वो अपनी स्वॉर्ड स्किल से मिरेकल कर सकता है, लेकिन वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के लिए मिरेकल भी फेल हो जाएगा। तो हां, भाई का तो बुरा हाल है अगर उसने जान लगाकर ट्रेनिंग नहीं की तो। सारिया तक ये मानती है कि उसकी स्वॉर्ड स्किल्स में चमत्कार जैसी प्रतिभा है, लेकिन उसका बॉडी लिटरली स्टिक मैन जैसा है। अब ग्रे के दिल में डाउट घुसने लगता है और वो जेन्युइनली डरने लगता है कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में जिन मॉन्स्टोरस अपोनेंट्स का सामना करना पड़ेगा, उनके सामने उसका करंट बॉडी तो कुछ भी नहीं है। सारिया उसकी हालत देखकर कहती है कि वो बहुत जल्दी हार मान लेता है, जबकि अब भी एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में 9 महीने बाकी है। ग्रे फिर भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाता और कहता है कि ये टाइम भी शायद उसके लिए कम है। सारिया भी मानती है कि टाइम कम है, लेकिन फिर भी वो उसे एक मौका देती है। स्वॉर्ड मास्टर चाहती है कि ग्रे आने वाले 9 महीनों तक उस पर भरोसा करे, क्योंकि इस दौरान वो उसे एक ऐसी ट्रेनिंग देने वाली है जो उसे नर्क से भी बदतर हालत में पहुंचा देगी। हां, ऐसा लग रहा है जैसे वो डेविड गॉगिन्स को हायर करने वाली है और ग्रे को 3 अल्ट्रा मैराथन्स दौड़वाएंगी और 6000 पुलअप्स कराएंगी। वैसे ग्रे मानता है कि वो सफर नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो खुद को तैयार घोषित करता है और उम्मीद करता है कि स्वॉर्ड मास्टर उसकी ठीक से देखभाल करेगी। सारा को उसका ये साफ साफ डिटर्मिनेशन पसंद आता है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर तुरंत ही डरावना हो जाता है जब वर्जिल की बेटी उसकी हेलिश ट्रेनिंग की ऑफिशियल घोषणा करती है। ग्रे की पीड़ा से भरी ट्रायल्स की शुरुआत हो जाती है। वो गोकू की तरह ट्रेन करता है और सच में उसी की तरह खाता भी है। सारा उसे बल्किंग फेज से गुजार रही होती है। उसे कुछ क्वेश्चनेबल खाना भी झेलना पड़ता है, लेकिन उसकी टीचर किसी भी हाल में रिलेंट नहीं करती। उनकी स्वॉर्ड ड्यूअल्स जारी रहती है, जिनका मकसद उसकी टेक्निक्स को और भी ज्यादा निखारना होता है। और फिर 8 महीने कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ग्रे, क्योंकि उसने इतनी लंबी ट्रेनिंग सहने के बाद एक श्रेडेड बॉडी पाली है। अब तो सारा भी उसके फिजिक की तारीफ कर रही होती है। अब जब वो इस मुकाम पर पहुंच गया है
सारा मानती है कि अब उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब वो रियल वर्ल्ड का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन सारा का ऐसा इजी गोइंग एटीट्यूड ग्रे को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि अभी तो एंट्रेंस एग्जाम में पूरा एक महीना बचा हुआ है। वर्जिल की बेटी उसे याद दिलाती है कि एंट्रेंस एग्जाम के लोकेशन तक पहुंचने में काफी समय लगने वाला है, इसलिए उसे अभी से निकलना पड़ेगा। आखिरी तोहफे के रूप में सारा उसे पैसों की एक बैग देती है, ताकि उसका सफर आराम से और बिना परेशानी के गुजर सके। अब ये होती है एक सच्ची टीचर। ग्रे को फिर भी अच्छा नहीं लगता कि उसे इतनी जल्दी जाना पड़ रहा है। उसे लगता है जैसे उसकी टीचर उसे पुश कर रही है, जैसे वो एक बोझ हो। सारा उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। उसे लगता है ग्रे चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। अचानक ग्रे एक रूमर का जिक्र करता है, पास ही एक ओगर्स नेस्ट के बारे में, जो सीरिया का ध्यान खींच लेता है। साथ ही वो बताता है कि विलेज की सिक्योरिटी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। स्वॉर्ड मास्टर भी नेस्ट के एग्जिस्टेंस को कंफर्म करती है और बताती है कि उसे हाल ही में डिस्कवर किया गया है। लेकिन साथ ही वो मुस्कुरा कर कहती है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर वर्स्ट केस हुआ तो रॉयल कैपिटल से मदद आ जाएगी। ग्रे को यकीन है कि वो झूठ बोल रही है, बस इसलिए ताकि वो चिंता न करे। रॉयल कैपिटल कभी भी इतनी छोटी विलेज के लिए मदद नहीं भेजेगा, और जब विलेज पर हमला होगा और तबाह होगा तो सारा की भी मृत्यु हो जाएगी। अपने पिछले जीवन में ग्रे ने यही देखा था। सारा अकेले लड़ते हुए मारी गई थी, लेकिन वो ये सब उसे नहीं बताता। वो बस उसे शुक्रिया कहता है और जाने का फैसला करता है। सारा भी मुस्कुरा देती है और अपनी 2 बड़ी पर्सनालिटीज के साथ उसके पास होने की दुआ करती है। कुछ दिन बाद हम उसे देखते हैं एक खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए नेस्ट तक पहुंचने के लिए। पेड़ों पर इंसानों की स्केलेटल रिमेन्स टंगी होती है, जैसे कोई वार्निंग हो। सारा स्काउट से मिली इंफॉर्मेशन से नेस्ट का ट्रेल पकड़ती है, लेकिन तभी उसे अपने डिसाइपल की जाने पहचानी आवाज सुनाई देती है। ग्रे एक पेड़ की शाखा पर बैठा होता है। वो पूछता है कि उसकी प्यारी मास्टर इतनी रात को कहां जा रही है। सारा उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो यहां क्या कर रहा है, जब उसे एकेडमी की तैयारी करनी चाहिए थी। ग्रे जमीन पर उतरते हुए उसे टॉन्ट करता है कि उसे खुद से सवाल करना चाहिए, न कि उससे। उसने झूठ बोला था कि वो नेस्ट की चिंता नहीं करेगी और रॉयल कैपिटल पर छोड़ेगी। सारा एक्सक्यूज देती है कि रॉयल कैपिटल ने आने से मना कर दिया क्योंकि उनके खुद के मैटर्स चल रहे थे, इसलिए उसने खुद ये मिशन लिया है। वो अपनी स्वॉर्ड एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट है और मानती है कि वो उस नेस्ट के किसी भी थ्रेट को हरा सकती है। खासकर स्काउट की रिपोर्ट के मुताबिक सारा बताती है कि उसका अपोनेंट एक एलीट ओगर होगा और उसके हेंचमैन करीब 50 मॉन्स्टर्स। वो जानती है कि इतनी संख्या में मॉन्स्टर से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो जा रही है। ग्रे भी मानता है कि एक एलीट ओगर सारा को नहीं हरा सकता, लेकिन प्रॉब्लम उनके ओवरवेलमिंग नंबर्स और टैक्टिकल एडवांटेज में है। ग्रे जानता है कि अगर वो अकेली गई तो उसकी मौत तय है, साथ ही विलेज भी तबाह हो जाएगा। इसलिए वो सारा से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन उसकी मास्टर कोल्डली मना कर देती है। कहती है कि वो अकेली ही ठीक है। ग्रे उसे समझाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि क्लेवर तरीका अपनाता है। कहता है कि उसे रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए। फिर गिल्ट ट्रिप भी करता है। पूछता है क्या सारा को डर है कि वो उसके रास्ते में बोझ बन जाएगा। सारा उस पर हंसते हुए कहती है कि उसकी बात रिडिकुलस है। अब तो उनकी स्किल लेवल लगभग एक जैसी हो गई है। मॉक बैटल्स में सारा को ग्रे से लड़ने में स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि रियल बैटल अलग होती है, खासकर जब सामने एक मॉन्स्ट्रस नेस्ट हो। यही वजह है कि वो ग्रे की जान को रिस्क में नहीं डालना चाहती। ग्रे उसकी बात सुनकर डेवास्टेटेड हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि सारा बिल्कुल भी झुकने वाली नहीं है, तो वो एक आखिरी रास्ता अपनाता है। वो अपनी मास्टर को एक आइडिया बताना चाहता है। पहले तो सारा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर ग्रे उसे सीधा चैलेंज कर देता है।
एक फाइट के लिए। वो वादा करता है कि अगर सारा मानी नहीं तो वो उसे बेहोश करके खुद चला जाएगा ओगर नेस्ट से लड़ने। अब माहौल टेंस हो जाता है। डिसाइपल ने अपनी मास्टर को रियल बैटल के लिए चैलेंज कर दिया है। उसकी स्वॉर्ड सारा की तरफ पॉइंट होती है और ग्रे उसका जवाब इंतजार करता है। सारा, जो अब समझ चुकी है कि उसका स्टूडेंट उतना ही जिद्दी है जितनी वो खुद है, हार मान लेती है। वो ग्रे को अकेले जाने नहीं देना चाहती, इसलिए उसके प्रीवियस सजेशन को मान लेती है कि दोनों साथ जाएंगे। वो बस इतना चाहती है कि ग्रे सही सलामत वापस लौट आए। और हां, द वन पीस इज रियल। अब दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर बढ़ते हैं, मॉन्स्टर्स का सामना करने। रात और गहरा होती जाती है और आखिरकार मास्टर और डिसाइपल नेस्ट का लोकेशन खोज निकालते हैं। वो इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स अपने एनवायरनमेंट का पूरा फायदा उठाते हैं। उन्होंने अपना एक ऐसा नेस्ट बनाया है जहां अगर कोई अंदर घुस भी गया तो वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। सारा सोचती है कि शायद ये क्रीचर्स अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जबकि ग्रे कहता है कि ये उन दोनों के लिए एक डिसएडवांटेज है, इसलिए उन्हें बहुत केयरफुली लड़ना पड़ेगा। वो दोनों दूर से ऑब्जर्व करते हैं। सारा थोड़ी हैरान होती है कि बॉस मॉन्स्टर ग्रुप के बीच में दिख नहीं रहा, इसलिए सोचती है कि शायद वो टेंट के अंदर छुपा हुआ है। अगर ऐसा है तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसके आने से पहले वो बहुत सारे हेंचमैन को मार सकते हैं। बैटल स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हुए सारिया अपने स्टूडेंट को बोलती है कि वो एक साइड से मॉन्स्टर्स को हैंडल करेगा और वो दूसरी साइड से। प्लान एग्जीक्यूट करते ही दोनों सोर्ड्स लेकर एक्शन में आ जाते हैं। शोडाउन स्टार्ट होता है। मॉन्स्टर्स को कुछ समझ ही नहीं आता और तब तक तो सारा उनके बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है। एक मॉन्स्टर का सीधा हेडशॉट लगती है। उसका सिर फुटबॉल की तरह गिरता है। पहला मॉन्स्टर गिरते ही बाकी के मॉन्स्टर्स एक दूसरे से गुस्सा होकर गरजने लगते हैं। पूरा ग्रुप रेज मोड में चला जाता है और अपने वेपन्स रेडी कर लेता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि ग्रे ऑलरेडी बीस्ट मोड में चला गया है। वो वन मैन आर्मी की तरह मल्टीपल मॉन्स्टर्स को एक साथ काट रहा है। सारा भी कुछ कम नहीं, अपने पापा वर्जल से सीखे स्किल्स का पूरा दिखावा करती है। दोनों मिलकर एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ रहे हैं। कुछ ही मिनट में उन्होंने जितने भी मॉन्स्टर्स दिख रहे थे उन सबको बॉडी काउंट में बदल दिया। इस रियल बैटल में ग्रे की डिटर्मिनेशन देखकर सारा भी इंप्रेस होती है। ग्रे अपनी मास्टर को अलर्ट करता है कि गार्ड डाउन मत होने देना, लेकिन ग्रे को कुछ अजीब सा लग रहा है। ये फाइट उन दोनों के लिए कुछ ज्यादा ही इजी जा रही है। इतनी इजी तो होनी नहीं चाहिए थी। अगर सिर्फ इतना ही थ्रेट होता तो सारा अकेली भी इजीली हैंडल कर लेती। वो अनईजी फील करता है क्योंकि टेंट के अंदर जो भी छुपा हुआ है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। उस मोमेंट में टेंट के अंदर से एक मॉन्स्टर की आंखों की चमक दिखती है और उसके डार्क ग्लेयर को देखते ही ग्रे का पूरा जिस्म कांप उठता है। अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद वो डर जाता है और अपनी मास्टर से चिल्लाकर कहता है कि हमें तुरंत यहां से भागना चाहिए। सारा को समझ नहीं आता कि अचानक ग्रे को क्या हो गया, लेकिन ग्रे की आवाज में इतना डर होता है कि वो बिना कुछ पूछे उसके पीछे भाग जाती है। जब दोनों भाग रहे होते हैं तब लगता है कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन नहीं। तभी उनका टेरिफाइंग अपोनेंट आसमान से सीधा नीचे कूदता है, जमीन पर जोरदार लैंडिंग करता है। ग्रे डर जाता है और समझ जाता है कि उनका सामना अब खतरनाक मॉन्स्टर से हो गया है। सारा हैरान होकर कहती है, ये तो बॉस मॉन्स्टर खुद हमारे पास आ गया है। लेकिन ग्रे एक शॉकिंग ट्रूथ बताता है, ये बॉस मॉन्स्टर नहीं है। जैसे ही वो ये बोलता है तभी एक और मॉन्स्ट्रस रोर पीछे से सुनाई देता है। उस आवाज के साथ एक नई होड़ मॉन्स्टर्स की उनके पीछे दौड़ पड़ती है। ये रोर मॉन्स्टर्स को बैटल हंग्री मेनियक्स में बदल देता है। सारा कांप जाती है, वो खुद को संभाल नहीं पाती। ग्रे बताता है कि वो जिसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं वो एक ओगर जनरल है, मॉन्स्टर नेस्ट का असली बॉस। अब वो लिटरली सैंडविच हो गए हैं। एक तरफ एलीट ओगर है जो उनका रास्ता रोक रहा है और दूसरी तरफ से मॉन्स्टर होड़ आ रही है जिनके साथ रियल बॉस भी है। सारा शॉक्ड है।
वो समझ गई है कि ऐसे मॉन्स्टर के अगेंस्ट वो दोनों मिलकर भी जीत नहीं सकते। उनका एक ही चांस है, एलीट ओगर को हराकर एस्केप करना। इसलिए वो तुरंत उस पर चार्ज करती है और अपना वेपन उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट क्लैश करती है। वो एक शार्प कट लगाती है जिससे मॉन्स्टर का खून निकलता है। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब वो देखती है कि मॉन्स्टर का वाउंड हील हो रहा है। दूसरी तरफ ग्रे भी खुद डजन्स ऑफ मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा है। वो मास्टर को बताता है कि ओगर जनरल का रोर मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ और हीलिंग स्पीड दोनों को बूस्ट करता है। बेसिकली ये एक एलीट ओगर स्टेरॉइड पे है। अब ग्रे को एक सिंपल मॉन्स्टर को मारना भी मुश्किल लग रहा है। वो मास्टर को कहता है कि उसकी बैक कवर करो, बस कुछ देर के लिए डिले करो। सारा पूछती है, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? ग्रे बोलता है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, उस बास्टर्ड को मारना जो पीछे छुपा है। वो मॉन्स्टर्स के बीच अपनी तलवार से रास्ता बनाता है, लेकिन एक हैवी स्लैश में उसकी ब्लेड टूट जाती है। ये सिचुएशन डेंजरस बन जाती है। अब उसके पास सिर्फ बैकअप स्वॉर्ड का ऑप्शन होता है, लेकिन तभी सारा उसके लिए अपनी स्पेयर स्वॉर्ड थ्रो करती है, जिससे ग्रे को एक नया मौका मिलता है। अब उसके पास दोनों हाथों में सोर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी सब मॉन्स्टर्स को मारना इम्पॉसिबल लग रहा है। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रे अपने ऊपर भरोसा करता है और एक सुपर स्पीड स्लैश अनलीश करता है, जिससे मल्टीपल मॉन्स्टर्स कट हो जाते हैं। तभी एक और ओगर उस पर अटैक करता है, जिसे ग्रे डॉज करता है और ब्लॉक भी कर लेता है। ये बैटल उसे फिजिकली एग्जॉस्ट कर रही है, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है। तभी ओगर जनरल फिर से रोर करता है और अब मॉन्स्टर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ये देखकर ग्रे समझ जाता है कि ओगर जनरल इतना चालाक है कि उसने ग्रे की स्ट्रैटेजी को पहचान लिया है। अब जब उसे पता चल गया है कि इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो ओगर जनरल लगातार दहाड़ मार रहा है ताकि अपने साथियों को लड़ाई के लिए उकसा सके। एक वार को ब्लॉक करते हुए ग्रे राक्षसों को पीछे छोड़ता है और सीधा आगे की तरफ भागता है। एक हॉर्ड उसके स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन हर एक से लड़ने की जगह वो बस उन्हीं को काटता है जो उसकी सीधी राह में है। फिर भी इस सब से उसे कई जगहों पर चोटें लगती है। ये खूनी संग्राम उसे थका देता है, क्योंकि वो लगातार हमलों के बीच खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो अपना गार्ड नीचे करता है, एक ओगर उसे टैकल करके जमीन पर गिरा देता है। हालात काफी बुरे लग रहे हैं, क्योंकि अब ओगर्स ने उसे वैसे ही जकड़ लिया है जैसे वो चाहते थे। लेकिन किस्मत से, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है, उन्होंने आपस में तालमेल खो दिया है। एक ओगर बिना सोचे समझे अपने ही साथी पर वार कर देता है। ग्रे मन ही मन सोचता है कि शायद इनका मकसद उसकी तलवारों को कमजोर करना है। तभी एक गिगाचड़ ओगर अपना भारी भरकम पंच ग्रे के सिर पर मारने के लिए चार्ज करता है। ये डू और डाई वाली सिचुएशन है और वो क्लियरली खुद को इस वार से बचाना चाहता है। वो डैमेज को कम करने के लिए अपनी तलवार यूज करता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर इतनी जोर से जमीन से टकराता है कि एक धमाके जैसी क्रैश होती है। अब अपनी जिंदगी के आखिरी छोर पर पहुंचकर भी ये इंसान उठने की कोशिश करता है। यही होता है असली बैडएस। पिछले हमले में उसका स्पेयर स्वॉर्ड भी टूट चुका है और अब उसके पास बस एक आखिरी तलवार बची है और दर्जनों ओगर्स, साथ ही उनका बॉस भी। फिर से स्थिति उसके फेवर में नहीं है, बल्कि अब तो इससे निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। रिग्रेशन का अनुभव करने के बाद भी ग्रे को अपनी हालत का पूरा एहसास है। उसे अब पता है कि वो नहीं जीत सकता इतनी सारी खून के प्यासे राक्षसों के सामने जो उसे लगातार थका रहे हैं। इसलिए वो अपनी बैटल स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला करता है। वो अपनी मास्टर को चिल्लाकर कहता है कि वो भाग जाए जब तक वो खुद एक डीकॉय बन सकता है, ताकि वो बच सके। सारा ये सुनती है और मुस्कुरा देती है। उसे इस तरह ट्रीट करने से इनकार करती है। वो अभी भी उस शक्तिशाली एलीट ओगर से लड़ रही है, लेकिन ग्रे को समझ नहीं आता कि वो अब भी क्यों लड़ रही है। वो उसे आश्वस्त करता है कि वो जल्द ही उसके पीछे आएगा, लेकिन सारा उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। और डरावनी बात यह है
कि वो रिवील करती है कि अब वो भाग भी नहीं सकती। उसकी जांघ पर गहरी चोट लगी है, जिससे ग्रे की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती है। अब कोई रास्ता नहीं बचा, सिर्फ मौत की ओर बढ़ना ही एक विकल्प है। वो गुस्से में तलवार घुमाता है और सोचता है कि आखिर उसे रिग्रेशन क्यों झेलनी पड़ी, इतने भारी पर्पस के बावजूद। सब कुछ अब खत्म होने वाला है। दुखद रूप से उसकी आखिरी तलवार भी टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो इसे अपनी जिंदगी का अंत मानने से इनकार कर देता है। अगर वो बस एक पल के लिए फ्यूचर वाली पावर यूज कर सके, वही भयानक एबिलिटी जो लिक्विडेटर से टक्कर ले सकती थी, तो शायद वो इन राक्षसों को टुकड़ों में काट सकता है। उसी फीलिंग को स्ट्रांगली विजुअलाइज करते हुए वो अपनी टूटी हुई तलवार को चार्ज करता है और एक ध्यान की स्थिति में चला जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है, ग्रे अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। एक ही डार्क बर्निंग स्लैश से वो ओगर्स को राख में बदल देता है, अपनी जलती काली तलवार से। सीरिया को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन लगता है कि हमारा लड़का अभी भी कंट्रोल में है, क्योंकि डार्क पावर्स यूज करने के बावजूद वो उसे एक रिलीफ वाली मुस्कान देता है। अगले कुछ सेकंड में ग्रे हर क्रीचर को काट देता है, यहां तक कि ओगर जनरल को भी। उसकी मास्टर को तो समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, क्योंकि वो अब भी एलीट ओगर पर फोकस कर रही होती है। लेकिन अब जब ओगर जनरल मारा गया है, तो उनकी पावर्स खत्म हो चुकी है। सारा समझ जाती है कि अब वो आसानी से इस बीस्ट को मार सकती है, क्योंकि अब इसकी कोई रिजनरेशन एबिलिटी नहीं बची है। एक जजमेंट कट एंड की वॉलमार्ट वर्जन यूज करते हुए वो क्रीचर को काट डालती है और डिक्लेयर करती है कि एलीट ओगर अपने मास्टर के बिना कुछ भी नहीं है। आखिरकार उन्होंने जीत हासिल कर ली। दोनों ने ऑड्स के खिलाफ जाकर ये लड़ाई जीत ली। पूरा होड़ मार गिराने के बावजूद ग्रे माफी मांगता है कि उसने उसकी तलवार तोड़ दी। सारा कहती है कि ये उसकी जान बचाने के बदले कुछ भी नहीं है। वो तलवार को उठाती है और उससे उस आखिरी टेक्निक के बारे में पूछना चाहती है जो उसने इस्तेमाल की थी, लेकिन उससे पहले ही ग्रे जमीन पर गिर पड़ता है, पूरी तरह से बेहोश। अब पर्सपेक्टिव कट होता है ग्रे के अंदर के मन पर। वो अपने आसपास को देखकर चौंकता है और एक जंजीरों से बंधे फ्लोटिंग दरवाजे को देखता है। वो कंफ्यूज्ड होता है जब तक कि उस दरवाजे से वही डार्क एनर्जी नहीं निकलती जो वो अपनी एबिलिटी से यूज करता है। तभी उसे समझ आता है ये उसकी अपनी पावर है। वो सोचता है कि अगर वो इस दरवाजे को तोड़ सके तो शायद वो इस पावर को पूरी तरह से पा सके। डिटर्मिन होकर वो आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम लेता है, एक मृत्यु जैसी सेंसेशन उसके शरीर पर छा जाती है, इतनी डरावनी कि उसकी रूह कांप जाती है। और ये सब सिर्फ एक कदम चलने पर होता है। ग्रे इतना डर जाता है कि तुरंत पीछे हट जाता है। उसके पास अभी सारे जवाब नहीं है, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है, अगर उसने अपने करंट स्टेट में इस पावर को छेड़ने की कोशिश की तो उसकी मौत निश्चित है। और ये कोई हल्की सी बात नहीं है, क्योंकि वो सेंसेशन इतनी भयानक है कि उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तभी वॉइड से एक आवाज उसके मन में गूंजती है, उसकी हालिया डिसीजन की तारीफ करती है। ग्रे कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अचानक अपनी बेड में पैनिक करते हुए उठ बैठता है। उसकी मास्टर उसके बगल में होती है। ये देखकर खुश कि वो आखिरकार होश में आ गया है। घबराकर वो पूछता है कि वो कहाँ है। वो बताती है कि उसने उसे विलेज के इन्फर्मरी में जल्दी से जल्दी पहुंचाया था। ये लड़का पूरे 5 दिन तक बेहोश रहा था, और शुक्र है कि ओथ ने हर स्टोरी की तरह 3 दिन नहीं लिखा। सारा को डर था कि ग्रे की जान भी जा सकती थी। ग्रे को अब इस बात का सामना करना पड़ रहा है कि उसे नियरली 1 हफ्ता रिकवरी में लग गया, उस टेक्निक के बोझ की वजह से जो उसने यूज की थी। यहां तक कि सीरिया भी मानती है कि उसने उस बैटल में अपनी हदें पार कर दी थी। वो सच में ऑड्स को धता बताकर लड़ा। फिर भी उसे ग्रे की बॉडी की हालत की चिंता है, और वो पूछती है कि क्या वो हिल भी पा रहा है। ये टेस्ट करने के लिए ग्रे अपनी बाह उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। वो बमुश्किल उसे हिला भी पाता है। इस हालत में
इस तरह की एनर्जी के बाद उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल है। वो ऐसी चोट के साथ तलवार पकड़ भी नहीं सकता, और सच कहूं तो उस हालत में तो वो हाथ से कुछ और भी नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक करनी होगी। फिर उसके हाथ पर वही चोट भी है जो बैटल के बाद लगी थी। सारा उसकी कंडीशन देखकर परेशान हो जाती है। जानती है कि वो अपना शरीर सही से हिला भी नहीं सकता। ग्रे कंफर्म करता है कि वो इस वक्त बिल्कुल लाचार है। उसकी मास्टर भी मानती है कि उसका हाथ इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, और बताती है कि उसके हाथ की हर एक हड्डी टुकड़ों में टूट चुकी है। यह सुनकर ग्रे चौंक जाता है, क्योंकि अजीब बात यह है कि उसे किसी तरह का दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। ये सब उस मैजिक पोशन के ट्रीटमेंट की वजह से है जो उसे दिया गया था। ग्रे का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि ये पोशंस तो बहुत महंगे होते हैं और उस पर ऐसे ही एक खर्च कर दिया गया। सारा समझाती है कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि गांव के चीफ ने खुद उन्हें यह रिवॉर्ड दिया था। ग्रे विश्वास नहीं कर पाता कि वो चीफ को जानता भी नहीं, फिर भी उस पर इतना बड़ा खर्च किया गया। सारा सोचती है कि वो बहुत ही भोला है जो अपनी सिचुएशन को समझ नहीं रहा, इसलिए वो साफ शब्दों में कहती है, ग्रे, तुम ऑफिशियली इस गांव के सेवियर और हीरो हो। इस बात को समझने से पहले ही गांव का चीफ रूम में आता है और ग्रे का धन्यवाद करता है। वो समझाता है कि एक ओगर जनरल इतना पावरफुल होता है कि पूरे शहर की सेना लगती है उसे रोकने के लिए। ऐसे ही एक मॉन्स्टर ने उनके गांव को खतरे में डाल दिया था, लेकिन एक लड़का ग्रे ने अकेला रास्ते बनाते हुए उसे मार गिराया और पूरे गांव की सुरक्षा की। उसके और उसकी मास्टर के शौर्य के कारण ही सब जिंदा बचे हैं। ग्रे इतना क्रेडिट लेने से मना करता है और कहता है कि वो लोग बात को बड़ा चढ़ा रहे हैं, लेकिन चीफ कहता है कि ग्रे ही अपने काम को कम आंक रहे हैं। थोड़ा सोचने के बाद ग्रे मान जाता है कि शायद चीफ सही कह रहे हैं। उसे अपना पिछला जीवन याद आता है। उस जीवन में ये जगह ओगर्स के हाथों जलकर राख हो गई थी। इस बार उसने सबको बचाया है। चीफ अब ग्रे के असली मिशन वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करता है। तभी ग्रे को याद आता है कि उसने मॉन्स्टर नेस्ट जाने का फैसला एग्जाम के कुछ हफ्ते पहले ही कर लिया था। अब तो उसके एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और वो जगह तक पहुंचने में ही 3 दिन लगते हैं अगर पैदल जाए तो। बेस्ट ऑप्शन तो हॉर्स है, लेकिन वो तो बिल्कुल भी पैसा नहीं रखता। तभी वो चीफ से घोड़े की रिक्वेस्ट करता है। अच्छी बात यह है कि चीफ पहले से इस रिक्वेस्ट के लिए प्रिपेयर था। उसने ग्रे के लिए बेस्ट हॉर्स रेडी रख रखा था। सारा मुस्कुराकर बताती है कि अगर ग्रे आज भी नहीं जागता तो वो दोनों मिलकर उसे लेकर ही जाते। कुछ लोग वाकई तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जब तुम सबसे ज्यादा टूट जाते हो, जैसे ग्रे के दोस्त यहां, और ऐसे ही लोगों से मिलने की हम सबको भी दुआ करनी चाहिए। जब ग्रे इन्फर्मरी से बाहर आता है तो पूरा गांव उसका नाम लेकर चीयर करता है और उसके एग्जाम के लिए एनकरेजमेंट देता है। सब लोग उसे सपोर्ट करते हैं। उसके लिए पैसा जमा करके एक बैग बनाया गया है जिससे वो एंट्रेंस एग्जाम की फीस भर सके और एकेडमी में अपने आप को सपोर्ट कर सके। ग्रे उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करता है। वो मजाक में कहता है, अगर फेल होकर वापस आया तो बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन सारा अपने स्टूडेंट पर बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कहती है कि एग्जाम देने वाले एप्लीकेंट्स तो खुद से एक ओगर जनरल से नहीं लड़ सकते, लेकिन ग्रे को अभी भी चिंता है अपने हाथ की। वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है और ये नहीं पता कि कब होगा। उसकी मास्टर कहती है कि उसका लेफ्ट आर्म अभी भी बिल्कुल ठीक है, उसका यूज करो। हाँ, ग्रे अपने राइट हैंड का आधी जिंदगी यूज करता आया है, इसलिए लेफ्ट से लड़ना अजीब लगेगा। लेकिन सारा कहती है कि उसकी स्किल्स इतनी स्ट्रांग है कि उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रे कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम का लेवल बहुत हाई हो सकता है, एक हाथ से शायद मुश्किल हो, पर सारा समझाती है कि एकेडमी के टीचर्स को टैलेंट की समझ होती है। अगर उन्होंने उसका टैलेंट देख लिया तो वो उसे जरूर चुनेंगे। ग्रे घोड़े पर चढ़ जाता है और उसकी मास्टर कॉन्फिडेंटली कहती है, तुम पास होगे और कोई ऑप्शन है ही नहीं।
ग्रे उसका शुक्रिया अदा करता है और प्रॉमिस करता है कि वो फेल नहीं होगा। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में ये गांव बर्बाद हो गया था। अब सबको उसके साथ एक दूसरा मौका मिला है। दुनिया अब बदल रही है और वो भी इस बदलाव का हिस्सा बनेगा अपनी नई पावर के साथ। अगले सीन में ग्रे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के सामने। एग्जाम अरीना में एग्जामिनर अनाउंस करता है एग्जाम टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन। सारे एप्लीकेंट्स अरीना में ही रहेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन सिर्फ 20 को ही क्लास में जगह मिलेगी। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि हर साल सीट्स का नंबर बदलता रहता है, कभी 50 तक जाते हैं और कभी सिर्फ एक ही सिलेक्ट होता है। फिर प्रोफेसर एरियल स्टेज पर आती है। वो सब एग्जामिनी से कहती है कि उन्हें एग्जाम पेपर कलेक्ट करना होगा। एक स्नैप में एक येलो वॉर्टेक्स खुलता है जिसमें से मैजिक एनर्जी निकलती है और टिकट्स सबके हाथ में मैनिफेस्ट हो जाती है। ग्रे अपना टिकट लेता है। उसका एग्जाम नंबर है 513 फेंसिंग कोर्स के लिए। प्रोफेसर एरियल कहती है कि टिकट पर सिर्फ जरूरी डिटेल्स लिखी होती है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस हर साल एक जैसा ही होता है। वो ये भी कंफर्म करती है कि दी एकेडमी को किसी के एज, जेंडर, नेशनैलिटी या क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अदर वर्ड्स, उन्हें लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक अटैक हेलीकॉप्टर हो या नहीं। उन्हें कैंडिडेट्स के नाम तक जानने की परवाह नहीं है। जो कैंडिडेट्स पास करने के डेस्टिन होंगे उनसे बाद में फर्दर इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, लेकिन टोटल एग्जामिनीज के लिए यह मैटर नहीं करता। प्रोफेसर एरियल इवन कंफर्म करती है कि अगर कोई फेक नेम दे दे तो भी चलेगा, जो फिर से साबित करता है कि एकेडमी को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रबल फिर से हमारे लड़के को घेरती है, क्योंकि वो आज अपनी स्वॉर्ड के बिना आया है और फिर भी उसे फेंसिंग कोर्स में रखा गया है। इससे उसे सिस्टम की लेजिटिमेसी पर डाउट होने लगता है। प्रोफेसर एरियल मजाक में कहती है कि उसने हर किसी को कोर्स उनके लुक्स देखकर असाइन किया है। पता है कि वो परसेप्टिव टाइप की मानी जाती है, लेकिन ये काफी फनी है कि 1 मिनट पहले वो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही थी और अब ये कह रही है। एरियल ये भी कहती है कि अगर किसी का कोर्स गलत असाइन हो गया है तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। एग्जामिनीज को भी लगता है कि सिर्फ किसी को देखकर कोर्स असाइन करना पॉसिबल नहीं है, खासकर जब कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हों। उन्हें स्ट्रांगली सस्पेक्ट होता है कि एकेडमी ने पहले से उनका इन्वेस्टिगेशन किया है। माइंड रीडिंग मैजिक की पॉसिबिलिटी भी उठाई जाती है। प्रोफेसर एरियल किसी भी कंसर्न का जवाब नहीं देती। वो सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रही है कि कोई भी असाइन कोर्स को लेकर कंप्लेन नहीं कर रहा। इसके बाद वो सबका एग्जाम शेड्यूल रिवील करने का डिसाइड करती है। डिटेल टिकट पर ऑलरेडी इम्प्रिंटेड होती है। ग्रे नर्वस हो जाता है क्योंकि उसका एग्जाम फर्स्ट डे पर शेड्यूल्ड है, जिसका मतलब है कि उसे अपने आर्म को हील करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। एरियल रिवील करती है कि ये एग्जाम सिर्फ एक बार होगा और यही सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर कोई कैंडिडेट लेट हुआ तो उसे इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो ये भी रिमाइंड करती है कि उनके स्केड्यूल्स स्ट्रिक्ट हैं और रिक्वेस्ट पर चेंज नहीं किए जाएंगे। ये सब ग्रे के लिए बैड न्यूज है, जो अब भी रिकवरी के साथ स्ट्रगल कर रहा है। वो इंटरनली अपने शरीर से मिरेकल की बेगिंग कर रहा है कि कल तक हील हो जाए। अगला दिन आता है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसका आर्म बिल्कुल भी हील नहीं हुआ। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे इसी हालत में एग्जाम देना होगा। ग्रे का एग्जामिनी नंबर बुलाया जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। वो खुद को काम करने की कोशिश करता है ताकि सिचुएशन के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रह सके। जब वो अपने लेफ्ट आर्म को असेस करता है तो उसे कोई इशू नहीं लगता, और अगर वो ज्यादा स्ट्रेंथ लगाए तो राइट आर्म भी थोड़ा मूव कर सकता है। उसकी करंट स्ट्रैटेजी है एग्जामिनर की मूवमेंट्स को शार्पली ऑब्जर्व करना और वहां से कोई विनिंग स्ट्रैटेजी निकालना। वो एक कैंडिडेट और एग्जामिनर के बीच का मैच देख रहा होता है। एप्लीकेंट बिना सोचे समझे सीधा अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक के बाद भी एग्जामिनर बिल्कुल अनफेस्ड रहता है और कैजुअली खड़ा रहता है, अगले मूव का इंतजार करता हुआ। कैंडिडेट अपनी स्वॉर्ड को घसीटते हुए फिर
एक बार वार करता है, लेकिन वो स्ट्राइक भी बेकार साबित होती है। एग्जामिनर न सिर्फ उसे ब्लॉक करता है, बल्कि उसकी ब्लेड को डिफ्लेक्ट करते हुए उसे एक फाइनल ब्लो में उड़ा देता है। बॉडी जमीन से टकराती है और एग्जामिनर एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करता है और उसे वेन्यू छोड़ने के लिए कहता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ग्रे ने कुछ सीख लिया होगा, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो लिटरली गिव अप कर देता है और एक्सेप्ट करता है कि उसकी ऐसी की तैसी होने वाली है। उसका नंबर बुलाया जाता है और वो अरीना में एंटर करता है। ग्रे अपने चांसेस पर रिफ्लेक्ट करता है और रियलाइज करता है कि वो क्लियरली उस एग्जामिनर को नहीं हरा सकता जिसने उससे बड़े कैंडिडेट को अन्नाइलेट कर दिया था। अरीना के अंदर उसे फर्स्ट मूव लेने की फ्रीडम दी जाती है। इसके बावजूद उसे पूरी तरह समझ है कि ये बैटल वन साइडेड होने वाली है। फिर भी उसे कुछ तो इंप्रेशन छोड़ना होगा। फाइट शुरू होती है और ग्रे तेजी से अटैक करता है। उसे अपनी मास्टर की एडवाइस याद आती है, जिसने कहा था कि अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करो ताकतवर स्लैश देने के लिए, सिर्फ हाथों का नहीं। उसकी एडवाइस को मूवमेंट में चैनल करते हुए ग्रे सोचता है कि अपने राइट आर्म की कमी को पूरा करने का एक ही तरीका है, अपने बाकी मसल्स का इस्तेमाल करना। वो पहला स्विंग देता है जिसे एग्जामिनर आसानी से डॉज कर लेता है। अब भी ग्रे को अपने यूजुअल स्टाइल में लड़ने में दिक्कत हो रही है। आखिरकार भले ही वो राइट आर्म की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, ये सच नहीं बदलता कि वो एक मेजर डिसएडवांटेज में है। एग्जामिनर रिटेलिएट करता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे हैरान रह जाता है जब उसे लगता है कि स्वॉर्ड बहुत धीमी चल रही है, जैसे वो उसकी ट्रेजेक्ट्री को बिना भागे ही पढ़ पा रहा है। तो हमारा लड़का एक्चुअली उस अटैक को सक्सेसफुली ब्लॉक कर देता है, भले ही उसे एग्जामिनर के फोर्स का वेट अब भी महसूस हो रहा हो। साथ ही वो जज करता है कि एग्जामिनर की टेक्निक सीरिया जितनी रिफाइन नहीं है, तो अगर वो बस अपनी मास्टर से सीखी टेक्निक्स पर फोकस करे तो शायद उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वो एक ओपनिंग बना सकता है। उस स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखते हुए ग्रे पूरी ताकत से एग्जामिनर पर टूट पड़ता है, उसे ओवरवेल्म करने की कोशिश में। और एग्जामिनर सच में पीछे हट रहा है। उसकी स्पीड ही उसकी डाउनफॉल बन रही है। ग्रे खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करता है, रियलाइज करता है कि वो इस एग्जामिनर को आसानी से हरा सकता है। उसकी मास्टर के वर्ड्स फिर से उसके दिमाग में गूंजते हैं। उनके ब्लेड्स फिर से टकराते हैं, लेकिन इस बार ग्रे अपने अपोनेंट को पूरी तरह से डिफ्लेक्ट करता है और बैटल को फिनिश करने के लिए रेडी हो जाता है, अपने नए कॉन्फिडेंस के साथ। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।